हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए लाए हैं फोर्थ सेमेस्टर में जो हम एजुकेशन सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो इसमें हमने आगे 9 वीडियोज में काफ़ी प्रबंधनों को पढ़ा है, जैसे भौतिक प्रबंधन, मानव प्रबंधन और आपके जो शिक्षक वगैरह होते हैं उनका प्रबंधन भी हमने पढ़ा था। जो आज इसका 10वां वीडियो है वो रहेगा आपका समय प्रबंधन के ऊपर, कि आप समय का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे अपने विद्यालय में। तो इसके पहले कि आपने अगर 9 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को दृष्टि में रखकर विद्यालय के पाठ्यक्रम में बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, विकासात्मक विकास से संबंधित प्रसंगों का समावेश करना पड़ता है। देखिए, बालक के जो विकास है उसमें हमें क्या सभी चीज़ों को शामिल करना पड़ता है, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, भावनात्मक हो या फिर आपका कोई भी विकास हो। पाठ्यक्रम के अनुसार अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वही समय सारणी कहलाती है। यानी कि बालक के विद्यालय में पहुंचने से पहले, उसकी यानी कि छुट्टी होने तक और उसके बाद भी जो अध्यापकों का कार्य होता है उसका क्या होता है, एक योजनाबद्ध तरीके से संचालन होता है। और इसी को क्या कहलाता है, समय सारणी हम कहते हैं। समय सारणी विद्यालय की दूसरी घड़ी की तरह होती है। एक तो घड़ी होती है दीवाल घड़ी, जो दीवार पर चलती रहती है, लेकिन एक समय सारणी होती है जिसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। इसके द्वारा सप्ताह के विभिन्न दिनों में होने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख होता है। समय सारणी के द्वारा यह पता चलता है कि विद्यालय का कार्य कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। चलिए आगे हैं। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं कि समय सारणी के उद्देश्य बताइए। तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं? निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा कर सकेंगे। इसके माध्यम से क्या होता है कि आप जो निर्धारित आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको क्या एक निश्चित समय में पूरा कर पाएंगे। पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों एवं क्रियाकलापों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार उचित समय प्रदान कर सकेंगे। यदि आप अपनी समय सारणी बनाते हैं तो आप जिस चीज के लिए जितना समय देना होता है उतना समय आप दे पाएंगे। आगे है, अध्यापकों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य का वितरण कर सकेंगे। जो अध्यापक हैं आपको उनकी योग्यता, मान लीजिए कोई 10th पास है तो उसको आप चपरासी बनाएंगे, कोई ग्रेजुएट है तो उसको उसके हिसाब से, और कोई आपका डीएलएड बीएड कुछ भी है तो उसको उस हिसाब से आप पद देंगे। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन जैसे कि पुस्तकालय, खेलकूद के मैदान हो गए आदि के लिए उचित समय निर्धारित कर सकेंगे कि इस टाइम पर बच्चे यदि बोर हो रहे हैं तो वो खेलने जाएंगे। ऐसे आप पुस्तकालय का भी आयोजन, उसके लिए समय का प्रबंध करेंगे। आगे है समय सारणी के प्रकार। तो समय सारणी आप कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो एक तो होती है कक्षावार समय सारणी, यानी कि कक्षा में जो क्रियाकलाप होते हैं, कक्षा 1 के लिए अलग सारणी है, कक्षा 2 के लिए अलग, कक्षा 3 के लिए अलग। एक होती है आपकी अध्यापक वार समय सारणी। ये सारणी आपको प्रधान अध्यापक, यानी कि जहाँ पर आपके सारे अध्यापक एकत्रित होते हैं वहाँ पर लगी होती है कि किसका किस टाइम पर किस कक्षा में उसका पीरियड है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की समय सारणी, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उनकी भी एक सारणी होती है। अध्यापकों के लिए रिक्त घंटों की समय सारणी, यानी कि जिस समय वो फ्री रहेंगे तो उस समय क्या कार्य करेंगे। लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी, जो लिखित कार्य होता है यानी कि कहते हैं होमवर्क, जिसे हम अपनी भाषा में गृह कार्य कहते हैं, तो उसके लिए भी अध्यापक वगैरह चेक करते हैं, तो उसके लिए भी एक समय सारणी निर्धारित की जाती है। कार्यानुभव और खेलकूद की सदनवार समय सारणी, जो कार्य के अनुभव किए गए हैं उनका मूल्यांकन के लिए कुछ समय मिलता है, और खेलकूद के लिए भी एक सारणी दी जाती है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो आप लाइक करिएगा। चलिए, इसके आगे आता है समय सारणी का महत्व। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समय सारणी विद्यालय के कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करके समय का सदुपयोग करती है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों, क्रियाओं आदि पर उनके महत्व के अनुसार निर्धारित समय का विभाजन करके विद्यालय के निर्धारित समय अधिकाधिक उपयोगी बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। यदि विद्यालय में समय सारणी नहीं बनाई जाती तो समय एवं शक्ति का दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी समय सारणी है तो आप एक नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आपकी समय सारणी नहीं है तो पता चला कि एक अध्यापक कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं जा रहा है, बच्चे कहीं भाग रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि हमारा ये समय किस चीज़ का है। तो इसलिए आपका समय सारणी का काफ़ी महत्व होता है। इस पर अगर आप एग्जाम में चाहें तो कितना भी लिख सकते हैं। आगे है आपका समय सारणी बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप समय सारणी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे।
तो शिक्षकों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार विषयों के शिक्षण का प्राप्त हो, साथ ही सभी शिक्षकों पर समान भार पड़े। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके शिक्षक हैं तो उनके लिए उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले, लेकिन साथ ही आपको क्या करना है कि सभी शिक्षकों पर बराबर भार पढ़े। ऐसा नहीं कि कोई शिक्षक को तो एक घंटा पढ़ाना पड़ रहा है और किसी को मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है, बच्चे जल्दी समझ सकते हो, उससे आप 4-5 पीरियड पढ़वा लें, और जो कठिन है जैसे मैथ साइंस तो उसमें थोड़ा आप समय दे सकते हैं और अध्यापक को भी थोड़ी राहत दे देनी चाहिए। पढ़ने, खेलने एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उचित समय का विभाजन होना चाहिए। आगे है, शिक्षकों के ना तो कार्य के घंटे लगातार होने चाहिए और ना ही विश्राम के। ऐसा नहीं कि एक आप अध्यापक को या तो अधिक समय दे दें, पढ़ाते रहिए, और एक तो ऐसा हो सकता है कि आप उसे ज़्यादा विश्राम दे दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पूरा संतुलित रूप में होना चाहिए, इसीलिए समय सारणी बनती है। समय सारणी बनाते समय शिक्षा विभाग के विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे विभाग द्वारा निर्धारित विषयवार कालांशों का विभाजन। प्रत्येक विषय के कठिनाई स्तर अलग अलग होते हैं। कुछ विषय अधिक सरल, अधिक कठिन होते हैं, जैसे गणित और विज्ञान इत्यादि। कुछ विषय अपेक्षाकृत सरल और रोचक होते हैं, जैसे कि आपका हो गया भाषा, कला, सामाजिक अध्ययन इत्यादि। कठिन विषयों को समय सारणी में उस समय रखना चाहिए जब बच्चे कम थकान का अनुभव करते हैं और पढ़ने के लिए अधिक तत्पर होते हैं। तो देखिए, समय सारणी बनाते समय क्या ध्यान रखना है कि आपके जो कठिन सब्जेक्ट हैं, मैथ साइंस है, तो उनको इस समय पर रखें जिस समय बच्चे बोर ना होते हों, उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आता हो या नींद भी ना आए। ऐसा हो सकता है कि आप मॉर्निंग टाइम में कुछ एक आध सब्जेक्ट रख दें और थोड़े समय बाद एक आध सब्जेक्ट रख दें, तो बच्चे बेहतर महसूस करते हैं। एक है, समय सारणी बनाते समय विद्यालय में उपलब्ध सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, उपकरण भवन और क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है आपका? खेल का मैदान, सभी विषय सारणी को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब आप समय सारणी बनाएं तो आपके जो भौतिक और मानवीय संसाधन हैं उनको ध्यान में रखें, जिससे कि उनका उपयोग हो सके। इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। आगे, समय सारणी में व्यापकता भी होनी चाहिए। सभी विषयों, उपविषयों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का स्पष्ट स्थान होना चाहिए। एक आदर्श समय सारणी में साहित्यिक, सांस्कृतिक और शारीरिक, नैतिक और मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों के आयोजन की व्यवस्था होती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो अभी आपकी क्रियाएं हैं, सभी क्रियाओं को हमें बालकों की जो समय सारणी है उसमें क्या इंक्लूड करना है, जिससे वो किसी भी क्षेत्र में पिछड़े ना रहें। आगे, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अंतर्गत बाल भाषा हो गया, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता हो गई, अंत्याक्षरी, कविता पाठ, गीत, लोकगीत, एकांकी कार्यक्रमों का आयोजन भी होना चाहिए। तो ये सभी क्रियाएं हमें करवानी चाहिए। इसके बाद आता है आपका शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद, व्यायाम, योगासन, स्काउट गाइडिंग इत्यादि क्रियाकलापों का आयोजन होता रहना चाहिए। आप भी अगर डीएलएड कर रहे हैं ना, तो आप भी देखते होंगे कि बिल्कुल कर रहे होंगे, जब डीएलएड पढ़ रहे हैं तो उसमें देखते होंगे आपके लिए बहुत सी चीज़ें की बुक दी जाती हैं कि आप इसे भी पढ़ें और सभी के बारे में जानें। क्यों जानें? क्योंकि आगे जाके आपको अपने जो विद्यालय में बच्चे हैं उनको भी यही सब कराना है। तो चलिए, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद आते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने सारे इसमें आपको दे दिए हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सकें। कार्यानुभव के अंतर्गत कृषि, बागवानी, कताई, बुनाई, सिलाई, हस्तकला इत्यादि क्रियाओं का भी आप आयोजन कर सकते हैं। और आज के समय में ये कार्य एनजीओ भी कर रहे हैं जो आपको ये सब करवाते हैं। मतलब चलिए, आगे है आपका न्याय का सिद्धांत कार्य बांटते समय निम्न बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। आपका हेडिंग है, रेड नहीं हुआ है। चलिए, तो ऐसे ही जान लीजिए कि न्याय का सिद्धांत कार्य क्या कहलाता है। तो प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता अनुसार विषय पढ़ाने को दिए जाएं। जो उसकी योग्यता है उसी के अनुसार आप उसको विषय दें। पता ऐसा नहीं कि सामाजिक अध्यापक का विषय है और आप उससे मैथ पढ़वा रहे हैं, तो ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है। आगे, सभी अध्यापकों पर शिक्षण का समान भार हो। अध्यापकों के शिक्षण के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए, वही सब बातें हैं। बच्चों का सापेक्षिक महत्व और उनकी जटिलता ये जानना आवश्यक है, ये भी आपकी हेडिंग ही है। चलिए, बच्चों का सापेक्षिक महत्व और उनकी जटिलता क्या होती है? तो विषय की जटिलता और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय के समय का निर्धारण करें। उदाहरण के लिए गणित और अंग्रेजी को अधिक समय देना चाहिए क्योंकि ये विषय कठिन है। यही है बच्चों का सापेक्षिक महत्व और उनकी जटिलता। इसके बाद आता है आपका विविधता का सिद्धांत क्या कहता है। तो समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि बच्चों की सीटों और बैठने के ढंग में समय समय पर परिवर्तन किया जा सके।
विविधता का सिद्धांत यही कहता है कि मतलब जो आपका समय सारणी है वो क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ऐसा करने से थकान का अनुभव नहीं होता है। समय सारणी में विविधता लाने हेतु आप निम्नलिखित तरीकों को अपना सकते हैं। तो क्या क्या वो तरीके हैं जानेंगे। सबसे पहले है कठिन विषयों के पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। सबसे पहली विविधता यही होनी चाहिए कि एक समान कठिन विषय आप ना रखें। दूसरा है जहां तक संभव हो कि एक कक्षा को दिन भर एक ही कक्षा में नहीं बैठना चाहिए। मतलब कि एक कक्षा में बालक बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दिन भर बिल्कुल वहीं पर बैठे हैं, उनके लिए खेलने के मैदान में ले जाएं। अगर आप उस समय पढ़ा रहे हैं ठंडों के मौसम में तो उन्हें धूप भी दिखाएं। सुबह सुबह आप प्रार्थना स्थल पर भी उनको कुछ क्रियाएं करवा सकते हैं। जहां तक संभव हो सके एक ही अध्यापक की कक्षा में लगातार 2 पीरियड नहीं देना चाहिए। यह विशेष आपको ध्यान रखना होगा। आगे है यदि कोई विषय सप्ताह में केवल 2 या 3 बार पढ़ाया जाता है तो ऐसे पीरियड अंतरालों के बीच होने चाहिए। मतलब 2 या 3 बार पढ़ाया जाता है तो ऐसे पीरियड के अंतरालों के बाद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही साथ हैं। शारीरिक प्रशिक्षण, विज्ञान प्रयोगों, चित्रकारी आदि के पीरियड से बच्चे बदलाव महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए एक आपने क्या किया, गणित का पीरियड लगा दिया, उसके बाद आप विज्ञान का कुछ प्रयोग करवा सकते हैं, उसके बाद कुछ चित्रकारी करवा सकते हैं। इस प्रकार से आप करवाएं जिससे बच्चे बोर ना हो या क्या मतलब उबाऊपन महसूस ना करें। आगे है लोच का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो हम जानते हैं कि विद्यालय के कार्य को सुचारू और कुशलता से चलाने में समय सारणी का एक साधन है। इस साधन को कठोर नहीं होना चाहिए बल्कि विद्यार्थियों और अध्यापकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें समायोजित किए जाने और परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। लोच का सिद्धांत क्या कहलाता है। देखिए अपना अगर आप पढ़े होंगे सामाजिक तो कहते हैं ना कि हमारा संविधान लचीला है और कठोर है, तो वही आपका लोच का सिद्धांत कहता है कि जो आपकी समय सारणी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कठोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको मौसम के अनुसार भी हमें परिवर्तित करना है, अध्यापकों के अनुसार भी परिवर्तित करना है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें बच्चों के अनुसार करना है। क्योंकि जो हमारी एनसीएफ 2005 है हमारा, तो वो क्या कहता है कि हमें बच्चों को शिक्षा बाल केंद्रित ही देनी है, जिसमें हमारा अध्यापक क्या है, एक सुविधा दाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी समय सारणी का निर्माण करना होगा। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, और साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, जिससे आपको वीडियोज अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।